आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। फिजिक्स क्लास 12th बच्चों की बहुत डिमांड थी कि 12th क्लास में फिजिक्स में एक टॉपिक है जो बच्चों को ना थोड़ा सा समझने में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। वो टॉपिक था हमारा गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहली प्रॉब्लम जो इसको लेके बच्चों को आती है वो क्या आती है कि सर इसकी स्टेटमेंट या इसकी जो डेफिनेशंस हैं, इस लॉ को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेशन याद करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो हमें समझ नहीं आता है कि वो जो लाइन है उसको हम रट तो लेते हैं लेकिन अंदर की अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है। तो एक तो हम इसके बारे में समझाओ, दूसरा गॉसेस लॉ को यूज कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशंस कैसे हमने यूज करनी है, और बिना रटे अगर हम उसकी एप्लीकेशंस को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिफरेंट डिफरेंट चीजों के कारण निकाल पाते हैं, तो कुछ ऐसा हमें समझाओ। तो उसी रिक्वेस्ट के बच्चों को लेके मैं आज सबके सामने आया हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, पहला जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपने समझना कैसे है, उस स्टेटमेंट्स को आपने अपने आप कैसे बना लेना है। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसका मैथमेटिक्स लैंग्वेज जो वहाँ पर इक्वेशन बनती है वो समझ आ रही है, उसको ही आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे, उसी को मैं आज लेके आपके सामने आया हूँ। तो टॉपिक था हमारा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, गॉस लॉ को आपने क्या करना है, अच्छे से समझना, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है या थ्योरम है। गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी है, ये एक और चैप्टर जिसमें ये सेम है। ठीक है, तो क्या कहती है हमारी ये थ्योरम, सबसे पहले अपने ये समझना है। तो सबसे पहले थ्योरम है क्या, इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसकी कुछ ऐसे आती है ना। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसकी हम कैसे लिखते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे है कि जैसे हम इसको लिखते हैं ना यहाँ पर E डॉट डी एस एरो इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज, ऐसे करके हम लिखते हैं कुछ इसको, या सबने देखी होगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं फाई। तो ऐसे लिख लो, चाहे इसको इन दोनों को लेके लिख लो, मतलब सेम ही है। ये स्टेटमेंट आप सबने पढ़ी हुई है, और स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज बात है। अगर हम इसको इसकी बात करें कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसमें हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये जो थ्योरम है हमारे पास, इसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले हम सिर्फ इतनी इतनी थ्योरम लेंगे, इतने तक क्वेश्चन लेंगे और इसको हम एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं स्टेटमेंट को हम, और देखते हैं फिर हमने इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके कुछ लिखा है, ये देखते हो आप लोग अपनी बुक्स के अंदर। सबसे पहले आपने समझना है कि ये किस चीज का साइन है। तो इस पे चलते, ये जो साइन है ये है इंटीग्रेशन का साइन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल, ये पहले तो अपने ये चीज याद रखनी है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का कौन सा वाला साइन है, दूसरा यहाँ पर कौन सी टाइप की इंटीग्रेशन है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो इंटीग्रेशन है 3 टाइप की होती है। लीनियर मतलब लाइन के हिसाब से इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। उसमें यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो यहाँ पर आपका फंक्शन हो उसके साथ अगर डीएल लिखा हुआ है तो लाइन इंटीग्रेशन है, डीएस लिखा है तो सरफेस इंटीग्रेशन है, अगर डी वी लिखा हो तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो 3 टाइप की इंटीग्रेशन हो गई हैं। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि किस टाइप की इंटीग्रेशन हो रही है। इस केस के अंदर डीएस लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस से रिलेटेड चीज है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये आ गया। तो अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर इंटीग्रल कौन सा है, ये आपको समझ आ गया। साथ में डीएस डीवी डीएल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब इंटीग्रेशन के साइंस आते हैं तो उनको कैसे आपने समझना है। तो डीएस का मतलब क्या है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन का साइन है। और ये जो यहाँ पर सर्कल दिख रहा है ये क्या बताता है, क्लोज इंटीग्रल। इंटीग्रल ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, ये क्लोज इंटीग्रल का साइन है। ठीक है, मतलब जो हमें सरफेस लिया वो क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है। उसके बाद ई, ई को आपको पता हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये आपके फील्ड का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है परमिटिविटी का साइन है। एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब आप जानते हैं, जो भी बच्चे अपने 12th के, हमको पता है इस नोटेशन का मतलब क्या है।
क्यू क्या होता है? चार्ज, जो भी उस क्लोज सरफेस के अंदर स्टोर है चार्ज उस टाइम पे उसको बोलेंगे क्यू। तो पहले तो आपने ये समझना है कि सारी की सारी सिंबल्स का मतलब क्या है, नोटिफिकेशंस का क्या मतलब है, इंटीग्रल है तो कौन सा है, डिफरेंशिएशन है तो कौन सी है, ये सारी चीजें आपने पहले अच्छे से समझनी है। तो फिर से एक बार जल्दी से आपको बता दूं, सबसे पहले आपने देखना इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन सिंगल होता है या फिर पुराने जमाने में हम डबल भी शो करते थे। सरफेस इंटीग्रल जब भी होता है तो हमेशा डबल साइन यूज करते थे, लाइन इंटीग्रल तो सिर्फ सिंगल साइन यूज करते थे, अगर वॉल्यूम हो तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन यूज करते थे, नोटेशन ऐसे करके दिया करते थे। लेकिन आजकल सिंगल से भी हम नोटेशन दे देते हैं, बट यहाँ से हम समझ जाते हैं कि कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर है सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल है, ये हमें समझ आ गया। अगर आपको इतनी चीजें समझ आ गई हैं तो इस चीज को इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने देखना है कि इसको इंटरप्रेट हम लोग कैसे कर पाते हैं, है ना। अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की तो कुछ ऐसे लिख रहे थे हम लोग, E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज। अब इसको मैथमेटिकली हमने कैसे बताना है, ठीक है। कई बार यहाँ पर भी ऐसे लिखा होता है, एस फॉर सरफेस इंटीग्रल, सरफेस मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फंक्शन कौन सा, तो फंक्शन है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटीग्रेशन हम किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और कैसी वाली, क्लोज्ड। तो इस पूरे को हम कैसे पढ़ेंगे, इस पूरी चीज को हम कैसे पढ़ेंगे, द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। अब आपको समझ आ रहा है, ऑफ किस चीज का इंटीग्रल कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो आपके जो इक्वल टू के इस तरफ टर्म है उसका आपको मैंने मतलब बता दिया, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इस इतने की स्टेटमेंट आ गई आपके पास। आगे क्या लिखा है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या, 1/ε टाइम्स, मल्टीप्लाई का मतलब टाइम्स, द चार्ज, चार्ज है कहां पर है वो, एनक्लोज्ड इन द सरफेस, एनक्लोज्ड इन द सरफेस। ये चीज आपने अच्छे से समझ लेनी है, तो आपको बड़े आराम से गॉस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो समझ आ जाएगी। द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। ये कुछ नहीं मैंने किया, बस इसे मैथमेटिक्स को वर्ड्स में कन्वर्ट किया, आपकी स्टेटमेंट बन गई, आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल क्या है, आप खुद यहाँ पर मेरे को बताओगे कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने एक इंटीग्रेशन साइन डाला है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है v फॉर एग्जाम्पल। ये नहीं कह रहा कि ये जो चीज है ये फॉर्मूला आपका है, मान लेते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, v लिख दिया और यहाँ पर मैंने dv लिख दिया। v यहाँ पर मान लो कि पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक सर्कल भी बनाया हुआ है, और ये चीज इक्वल टू आती है कुछ भी, जैसे कि 1/μ लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नॉट टाइम्स द आई, मान लो कि मैं ऐसे कुछ लिखता हूं। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो इंटरप्रिटेशन इसकी कैसी रहेगी, क्लोज्ड इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ क्या, v कौन है यहाँ, पोटेंशियल, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/μ0 टाइम्स द आई मतलब करंट है तो करंट लिख देंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके इसकी नोटेशन आएगी। तो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो वर्ड्स के अंदर, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है सभी सिंबल्स के, सभी ऑपरेशंस के, तो बड़ी इजीली आप उसको कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आराम से समझ आ गया होगा कि हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो कितना आसान है ये। अगर इसी का मैं एक बिल्कुल सिमिलर हमारे पास लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, बी डॉट डी एस, बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके हम इंटीग्रेशन करते हैं और ये इक्वल टू क्या आती है, 0। तो इसको अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कितना आसान है, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इसको पढ़ने में, जो कि हमारा कौन सा लॉ था, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक चीज समझ आ गई कि स्टेटमेंट हमने कैसे देनी है। दूसरी चीज होती है, जब भी क्वेश्चन होता है स्टेट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट तो आपने ऐसे निकाल लिया, प्रूफ के स्टेप्स आपको समझने पड़ेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है और उसके अंदर कैसी सरफेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर कैसी सरफेस की बात हो रही है, क्लोज सरफेस, तो आप उसको प्रूफ बड़े आराम से कर लोगे। अब आता है एप्लीकेशन वाला पार्ट। एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन
उसकी स्टार्टिंग, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका क्या होगी, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो जब भी हमारे पास कोई लॉ आता है, उसको आपको यूज करना होता है, क्योंकि लॉ ऐसे तो बने नहीं है, उनकी कोई ना कोई यूज होगी, है ना, एप्लीकेबिलिटी उनकी होगी, तभी की वो लॉ बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। तो ये आपके पास गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम को हम लोग कैसे यूज करेंगे और इसके लिए क्या चीज बेसिक नीड है जो हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर क्लोज सरफेस हमें चाहिए होता है। तो जब भी आप आने वाले टाइम में एप्लीकेशंस यूज करोगे गॉस थ्योरम की, उसमें आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा सरफेस जो क्लोज्ड होगा हमेशा। तो सबसे पहली कंडीशन है क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। आप आने वाले आर्टिकल जितने भी करो उसमें एक आप इमेजिन करोगे क्लोज सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियस के नाम पे ही है, गॉसियन सरफेस आपको हमेशा सपोज करना पड़ता है। दूसरी चीज, कैसे सपोज करोगे, आपने जो भी आपको वहां पर उस टाइम चार्ज के बारे में बताया जाएगा, जैसी भी कंडीशंस दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली अपने गॉसियस सरफेस को लेना है जो उस फिगर को या फिर उस सोर्स ऑफ चार्ज को एनक्लोज करता हो और उसके सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है उस चीज का। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे मैं एक लाइन सोर्स ले रहा हूँ, एक लाइन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम जब इमेजिन करेंगे इसके आसपास एक क्लोज सरफेस, तो हम कैसा सरफेस लेंगे। तो जैसे एग्जांपल में एक सिलेंडर लूंगा, तो एक सिलेंडर के अंदर सारी की सारी लाइन आ जाएगी, तो मैं ऐसा सरफेस लूंगा जो सिमेट्रिकल हो, जो उसके चारों तरफ आसानी से फिट हो जाए, जिसको एक्सप्लेन करना बाद में आसान हो। तो सिमेट्रिकल चीजें आपने लेनी है और एनक्लोज्ड क्लोज्ड बॉडी लेनी है, दो कंडीशंस रहेंगी। और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो आने वाले वीडियोस में हम जो भी एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम की, उसके अंदर हम खुद इमेजिन करेंगे कि हमें कौन सा सरफेस लेना है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोले। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गॉस जो लॉ है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। यूज क्यों करते हैं, पहली ये चीज, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल विद वेरियस कंडीशन ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटर लाइन, सब आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं तीन चार्जेस, चार चार्जेस, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसको यूज करो, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए गॉस लॉ बना है कि इसकी हेल्प से आप लोग किसी शीट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, किसी लीनियर चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, किसी स्फीयर के कारण, किसी भी बॉडी के कारण, 3D हो 2D हो, आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। यही सबसे बड़ी एप्लीकेशन है हमारी गॉस थ्योरम की। तो आई होप आपको गॉस थ्योरम बड़े आराम से समझ आ गया होगा कि उसको स्टेटमेंट कैसे देनी है, उसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल पार्ट को, प्लस उसको हम क्यों यूज करते हैं, प्लस उसको यूज करने के लिए गॉसियन सरफेस इमेजिन करना क्यों जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले जो बाकी बच्चे हैं जो हमसे जुड़े नहीं है वो भी जुड़े, उनको भी इस चीज़ का फायदा हो सके, और जो फिजिक्स की बेसिक क्लैरिटी है वो उनको पता लगनी चाहिए। सिर्फ रट्टे मारने से फिजिक्स नहीं आती, हमें बेसिक्स उसका समझना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन के साथ।